अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़नी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है, इसकी जो है वो डेरिवेशन भी करेंगे और इसके जो है हमने सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस भी करने हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सबसे रूखी डेफिनेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास ऐसी एक्सेलरेशन होती है जो कि किसी बॉडी के सर्कल में मूव करने की वजह से आती है। बात समझ आ रही है? ये वो एक्सेलरेशन होती है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है। उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट वही है जो आपके पास एक आम एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी को कंसीडर कर ही इसे लिया जाता है। अच्छा, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ कैसे होती है ये मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर नोट्स चाहिए इस बुक के जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स बुक के सॉल्व हों, चाहे वो वर्क एग्जाम्पल वाले हों या जो बुक के एंड में दिए हुए हैं। तो भाई देखो, हमने इसके नोट्स बना लिए हैं पूरी बुक के, ठीक है, शुरू के 1 महीने में ही बना लिए थे। अच्छा, इसकी फ़ीस जो है वो 200 है PDF में, और PDF मिलेगा, इसका याद रखिएगा, ठीक है। उसमें तमाम के तमाम 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल, CRQs, ERQs, क्वेश्चन आंसर्स, डेरिवेशन सब सॉल्व। अब आसान हो गई ना ज़िंदगी, बस बाय कर लेना। 200 रुपये की फ़ीस है और कोई फ़ीस नहीं है, लेक्चर वेक्चर सब फ्री है, बस इसकी 200 रुपये फ़ीस है। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा यहाँ पर बात करते हैं अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आपके पास निकलेगी। ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट मूव करे। मैं ऑब्जेक्ट को डॉट से ले रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को किससे ले रहा हूँ? डॉट से ले रहा हूँ। ये आपका डॉट थोड़ा सा मैं बेहतर बना लेता हूँ, ऊपर की तरफ बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं डॉट से ले रहा हूँ, ये आपका सर्कल का सेंटर है। जैसी मैं बात बता रहा हूँ एज इट इज़ याद रखना, हमेशा ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कभी मुश्किल नहीं होगी ज़िंदगी में। ये क्या होगी आपके पास? सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक के पॉइंट का डिस्टेंस, रेडियस। चलो बात आ गई समझ। मैंने क्या कहा? सर्कल में मोशन हो रही है। पहली तस्वीर ली मैंने, पहली तस्वीर क्लिक की, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। अब थोड़ी देर बाद तस्वीर ली, ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका था। यहाँ आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब आपके पास रेडियस ये आ गया, ठीक है, लेकिन रेडियस सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सरकमफेरेंस पर एक लेंथ कवर की है ना। उस लेंथ को मैं कह देता हूँ डेल्टा S। स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। सर क्या बात कर रहे हैं? अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगी? एक्सेलरेशन के आने की वजह डायरेक्शन का चेंज होना है। बात समझे मेरी? एक्सेलरेशन के आने की वजह डायरेक्शन का चेंज होना है। हाँ सर, ये बात समझ आ गई आपकी। ये आ गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। छोटा सा बनाया है मैंने, लेकिन दिख रहा होगा, विजिबल है, थोड़ा जूम कर लो, ठीक है। ये आ गई क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी कौन सी है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि मैंने इस हिस्से को उठा लिया, सर्कल में से काट लिया और स्ट्रेट करके देख लिया, ठीक है। अच्छा, ये वेलोसिटी लीनियर है, याद रखना। लीनियर वेलोसिटी को सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, मैं आगे लिखवाऊंगा इस बात को। अच्छा, तो ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ आ गई। अब देखो डायरेक्शन क्या है, देखो मैग्नीट्यूड वही है, 5 मीटर पर सेकंड कंसीडर करते हैं। मैग्नीट्यूड वही है, 5 मीटर पर सेकंड। मैं बहुत अच्छा समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा जोर दे के समझा रहा हूँ। 5 मीटर पर सेकंड। अभी जो वेलोसिटी यहाँ थी वो वही यही है, यहाँ भी वही है। डायरेक्शन बताओ, ऊपर की तरफ नहीं, टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या? जो पॉइंट टच करके जा रहा हो, जो लाइन टच करके जा रही हो। कहाँ थी डायरेक्शन? सर्कल के अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ है डायरेक्शन? सर्कल के अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ये V1 मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ये V2, V1 क्या आ गया? 5 और V2 क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात याद रखना, जो V1 है वही V2 है, मगर डायरेक्शंस चेंज होने की वजह से मैं जो है V1 को V2 के बराबर वेक्टर में नहीं कह सकता। मैं इसे अगर बगैर वेक्टर के देख रहा हूँ ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, सेम है। देखो
मैं और मेरा भाई सेम है। क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली का हिस्सा है, लेकिन वो अलग है, मैं अलग हूँ, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। अगर मैं ये बोलूँ कि हम दोनों सेम हैं, बात सही है, क्यों? क्योंकि हम एक ही घर में रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ हम अलग अलग हैं, तो भी बात सही है, क्योंकि हमारी सोच अलग है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना V1 इज इक्वल टू V2, वो मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए तो ये V के बराबर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा नंबरिंग की गई है बुक के मुताबिक। मैं इसको ज़रा नंबरिंग भी दे देता हूँ। ये आपके पास इन्होंने A लिया है। देखो, मैं बुक से देख के इसलिए कर रहा हूँ इसे, क्योंकि देखो मैं ABC कुछ भी ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं बुक से देख के ले रहा हूँ कि जो उन्होंने बुक में ABC लिया है वो मैं ले लूँ, क्योंकि मैं तो बगैर उसको रखे भी सॉल्व कर सकता हूँ। बात समझ आ गई? ठीक है, बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना कि जो वैल्यू इसकी आ रही है, मैं अभी ये बात बताता हूँ। अभी ज़रा 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी को उठा लिया, इस वेलोसिटी को पिक कर लिया, उठा लिया। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को उठाया, तो मुझे सर्कल के इस तरफ बनाना है ना, तो ये मेरी एक वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, एक वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ बना देता हूँ। ये मेरी आ गई वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी, ये आ गई मेरी दूसरी वेलोसिटी। इस तरफ बनाना है, थोड़ा सा सीधा बना देते हैं। ये आ गई मेरी एक वेलोसिटी, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, समझाना अच्छा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये मुझे मुश्किल हो रहा है। ये मेरी एक वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ये मेरी एक वेलोसिटी आ गई। एक वेलोसिटी से क्या मुराद है मेरी, जो है वो पहले मैंने V1 वेलोसिटी उठा ली, थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा, मसला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी मैं डायरेक्शन इस तरफ बनाना चाह रहा हूँ। सीधा कर देता हूँ। ये मेरी V1 आ गई, ये मेरी क्या आ गई, V2 आ गई। ठीक है, ये मैंने V1 उठा ली, ये मैंने V2 उठा ली। अब मैं पूछूं रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, आप बोलोगे सर इस तरफ बनेगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मैं पूछूं रिजल्टेंट किस तरफ बनेगा, आप बोलोगे सर रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा। किधर है रिजल्टेंट? सेंटर के तरफ है ना, तो इसीलिए कहा जाता है डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अब समझ में आई क्यों डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है? क्योंकि जब आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट V1 उठाया और जब आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट V2 उठाया, उन दोनों को आपस में आपने ऐड मारा, तो जो रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये है आपका थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको भी ज़रा नाम दे देते हैं बुक के मुताबिक। बुक में से इन्होंने P कहा है, इसे Q कहा है, इसे R कहा है। अच्छा, ये क्या है, ये जो आएगा ना, ये इसका डिफरेंस आएगा। अच्छा देखो, इसको रिजल्टेंट ना लो, अगर इसको रिजल्टेंट लोगे तो मुश्किल हो जाएगी बात समझने में। ठीक है, इसको रिजल्टेंट ना लो। V1 और V2 का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, जो कि ये वाला हिस्सा होगा, डेल्टा V। ठीक है, V1 V2 का डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा V। दो ट्राइंगल है, अब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं दो ट्राइंगल को। एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, एक ट्राइंगल है मेरे पास PQR। इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए इस तरह लिख रहा हूं। ठीक है, PQR। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सॉरी दोनों ट्राइंगल आइसोसेलस हैं। दोनों ट्राइंगल क्या हैं, आइसोसेलस हैं। आइसोसेलस का मतलब क्या होता है कि इनकी दो साइड्स बराबर आएंगी। ठीक है, these triangles are isosceles, these triangles are isosceles। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये ट्राइंगल आपके पास क्या है, ये बात यहाँ भी लिखी हुई है इन्होंने कि ये आइसोस, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आइसोस। ठीक है, आइसोसेलस, ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलस हैं। अब आइसोसेलस क्यों कहा, देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ये ट्राइंगल कैसे बना, आपने V1 और V2 को उठाया और उसका डिफरेंस लेके ये ट्राइंगल बनाया।
अब आइसोसेलेस इन्होंने क्यों कहा? आइसोसेलेस कहने की वजह ये थी ताकि हम जो है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकें। क्या पढ़ा था हमने कि जब दो ट्रायंगल, ये पढ़ा था ना हमने मैट्रिक की मैथ में, याद हो? अगर नहीं याद हो तो याद करो कि जब दो ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं तो उनका दो साइड का रेशो सेम आता है। भाई आइसोसेलेस है ना, समझ लो कि जो वैल्यू v1 की है वही वैल्यू v2 की है, जो वैल्यू r की है वही वैल्यू डेल्टा s की है। तो डेल्टा s डिवाइडेड बाय r समझ लो 0.1 आ रहा है, तो v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल टू 0.1 आएगा। नहीं, इसमें एक चीज़ ऐसा लो कि जो वैल्यू डेल्टा v की है वही वैल्यू v1 की है तो सही रहेगा, वरना ये दोनों तो सेम वैल्यू है, 1 आ जाएगा इसलिए। तो डेल्टा v इज अपॉन v, तो डेल्टा v अपॉन v 0.1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड भी सेम है, इसकी साइड भी सेम है, और ये r भी सेम है, ये r भी सेम है। तो अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा s अपॉन r। इस ट्रायंगल में एक साइड s है, एक साइड r। अगर ये ट्रायंगल देखना चाहो तो ये ऐसे देख सकते हो आप, ये स्ट्रेट लाइन में, और बराबर होगा किसके? डेल्टा v अपॉन v। देखो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया, तरीका भी बताया, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस r को यहाँ पर देखना पसंद नहीं कर रहा, मैं इस r को यहाँ पर देखना पसंद नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये r यहाँ से चला जाए। अच्छा, तो जब मैं इस r को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ तो मैं इस v को इधर ले आता हूँ, इस v को इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन r और v। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो चीज़ आ गई। अच्छा, v अपॉन r, मैं क्या करता हूँ? v अपॉन r को एक साथ लिख देता हूँ, डेल्टा v इज इक्वल टू v अपॉन r और डेल्टा s। ठीक है, डेल्टा s, डेल्टा का मतलब क्या है कि चेंज, ठीक है, चेंज। दो चीज़ों को माइनस करके जो चीज़ आती है वो चेंज होती है आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ? मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई t बोथ साइड्स। मतलब t का मतलब है कि इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। लेकिन देखो ये चेंज है ना, ये दोनों चेंज है, तो मैं इसीलिए इसके साथ डेल्टा t ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू v अपॉन r डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। हेयर इक्वेशन नंबर 1 कर लो। हेयर आप अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बात जानते हो कि AC, इसे हम AC बोलेंगे, ये पूरा AC है हमारे पास। AC किसके बराबर है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये है आपके पास असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों का रेशो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बना रहा है। इन दोनों का रेशो क्या बनाएगा आपके पास? v। ठीक है, इन दोनों का रेशो आपके पास क्या बनाएगा? v। अच्छा, यहां पर वर्डिंग लिख लो, पुट AC एंड v इन इक्वेशन 1। वैसे तो वर्डिंग थोड़ी सी ये सही नहीं हो रही है कि डेल्टा s अपॉन t डेल्टा t लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t की जगह आप वैल्यू पुट कर रहे हो, तो इसीलिए डेल्टा s अपॉन डेल्टा t डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, आगे पीछे लिख लोगे, मसला नहीं। इक्वेशन 1 कौन सी है? ये तो AC की डेल्टा v अपॉन डेल्टा t की जगह क्या आ गया? AC, और v तो एज इट इज़ रहा और r भी एज इट इज़ रहा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, याद रखना। डेल्टा s अपॉन डेल्टा t की जगह क्या आ गया? v। तो फाइनल फार्मूला क्या आ रहा है? AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। यही फार्मूला था आपके पास हमेशा से? जी सर, बिल्कुल यही फार्मूला था। एक छोटी सी बात मेरी और सुनो, मैं चाहता हूं इस फार्मूले को एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना। बाकी काम मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है, यहां से कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां लिखूंगा, r को बड़ा बना लो,
रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर क्वांटिटीज, सर्कुलर QUAN क्वांटिटीज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर क्वांटिटीज। तो क्या होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर और सर्कुलर क्वांटिटीज? क्या कोई मुझे बता सकता है अगर आपको याद हो, कि जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कुछ टाइम पहले ही। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है? अभी फोर्स वाले में भी पढ़ाया था। यहाँ पुट कर दो, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर होल पर आएगा, क्योंकि देखो सिर्फ ये V है, लेकिन यहाँ पर आपके पास V स्क्वायर में है, तो इसीलिए तो AC इज इक्वल टू आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर पूरी तरह कैंसिल होने की सलाहियत रखता है, तो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ सर्कुलर फॉर्म। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन लीनियर फॉर्म। इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे भी होंगे, लेकिन याद दोनों रखना है। अब छोटी सी हम जो है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा उसके पास एक एक्सेलरेशन होगी। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सो आई होप यू विल नॉट फॉरगेट इट, and I will tell lots of things in future about this topic also, because revision is very important. But now we will solve the numerical and self-assessment question. So first I will remove the board and then I will start the other things. So where is my duster? So तो आप लोगों ने बात समझ ली, आ गई बात समझ, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करें, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, नहीं पहले सेल्फ असेसमेंट है, पहले सेल्फ असेसमेंट करते हैं। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद से करने वाला काम लेकिन यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये तो सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुद से भी कर लेना। सेल्फ असेसमेंट में 2 ही क्वेश्चन दिए मैं, छोटे छोटे। इन व्हाट डायरेक्शन डज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? क्या ये मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में जो है हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है? ये देखो ना, ये लिखा हुआ ना, इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में डज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होती है ऑब्जेक्ट पर जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने इसका जवाब आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख के रखा, ताकि अब मैं इसमें तो यहाँ ड्यूरिंग द वीडियो तो नहीं लिखवाऊंगा ना, तो वो बराबर में चल रहा होगा, ज़रा बराबर में देखो। 1 मिनट, ज़रा इसको मैं प्रिंट लेआउट मोड में ले आऊँ। हाँ, ये रहा। छोटा सा जवाब है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल पाथ, सर्कुलर पाथ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इन इट्स सर्कुलर मोशन। और यही जो चीज़ है वो सर्कल में रखती है बॉडी को। बात समझ आ गई ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगी तो बॉडी आगे निकल जाएगी। अच्छा, द अदर क्वेश्चन इज वी विल सॉल्व। अच्छा, इस सेंटीपिटल फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, वाई और वाई नॉट? कंजर्वेटिव फोर्स आपने 9 में पढ़ी होगी। वो फोर्स जिसके अंदर, मतलब अगर क्लोज पाथ में वर्क करो तो 0 आ जाए आपके पास, ठीक है, वर्क डन। लेकिन अब आपको याद है या नहीं याद, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ एज इट इज़ सेम बहुत डिटेल में हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में है। लेकिन अभी यहाँ पर दे दिया इन्होंने, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा हमें। नो, नहीं, डायरेक्ट ही कह दिया मैंने, इसलिए ताकि बात समझ आ जाए। Centripetal force is not conservative force. A conservative force is one which the work done is moving a open object between 2 points is independent of the path taken. Centripetal force, on the other hand, depend on the specific path on an object takes in a circular motion. So it does not satisfy the criteria for a conservative force. Conservative force में क्या होता है कि जब 2 पाथ के दरमियान वर्क हो, तो वर्क डन हो, तो आपके पास जो है वो पाथ पे इंडिपेंड ना हो, पाथ से आज़ाद हो, यानी पाथ की कोई टेंशन ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आप पाथ से डिपेंडेंट हो ना, यानी आपका रास्ता हमेशा सर्कल के टेंजेंट रहना चाहिए। अगर सर्कल के टेंजेंट नहीं रहे तो सर्कल में ही मोशन नहीं होगा आपका। तो इसीलिए अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल होगी ना, समझाऊंगा तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा टाइम देता हूँ। देखो, अगर मैं
टेंजेंट नहीं रहूं सर्कल के, फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, मैं टेंजेंट नहीं हूँ, ये नहीं है मेरी पोजीशन, ये पोजीशन है, तो क्या अगला पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा? नहीं, मैं तो उस तरफ निकल जाऊँगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा पॉइंट यहाँ से यहाँ आए तो मुझे सर्कल के टेंजेंट रहना पड़ेगा, यानी पाथ पे डिपेंड हूँ मैं, पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, पाथ से आज़ाद नहीं हूँ। अगर पाथ फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव जो है फील्ड नहीं है आपकी। आई होप अच्छी बात समझ आ गई होगी। छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम अलविदा लेते हैं। इतना छोटा है कि यहाँ आ जाएगा? हाँ आ जाएगा आराम से। डस्टर उठा के मिटा के फिर करता हूँ। देखो ये 25-25 30-30 मिनट के लेक्चर्स जो मैं अपलोड करता हूँ ना, ज़ीरो से लेकर हीरो तक लेके जाता हूँ आपको मैं। यानी किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको नहीं पता कुछ, उसको मैं पूरा डेवलप करने की कोशिश करता हूँ ज़मीन से लेकर ऊपर तक। अब हो सकता है इसमें शायद आपको कुछ नहीं समझ में आता हो, कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर डेवलप करेंगे भाई जिससे आप सवालात पूछ सकें तो जवाब भी आ जाए। ठीक है, अच्छा कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सीधा सीधा फोर्स मांग लिया आपसे, सीधी बात, कोई आगे पीछे की नहीं बात। एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, चलो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी मांग ली भाई, बहुत जो है वो फास्ट जा रहा है। ऑफ अ कार हैविंग मास, कार का मास कितना है? 300 kg की गाड़ी, इतनी हल्की गाड़ी होती है क्या कभी? अच्छा, फॉलोइंग अ कर्व पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है आपके पास? स्पीड यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा जो है हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, किलोमीटर पर आवर। अब देखो वैसे तो इसका एक लॉजिक होता है पूरा, लेकिन अभी हम डिटेल में लॉजिक नहीं जा रहे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है, मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड विथ 3600, थीटा बोलते हैं ना, थीटा। चलो थीटा करते हैं अब इसका करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, करके दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आपको बात और अच्छी समझ में आए। देखो डायरेक्ट कैलकुलेटर लो, साइंटिफिक में बड़ा ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि डायरेक्ट इस तरह की चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये पावर लग गई है मुझसे गलती से, इस पावर को हटाते हैं, पावर नहीं चाहिए। दिस इज द वैल्यू फॉर योर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड SI यूनिट। So now we have enough data for solving our numerical. So चलो let's try and solve it. सर आपने देख लिया सोल्यूशन तो थोड़ी मेरी नज़र पड़ गई, लेकिन मुझे वैसे भी आता है कैसे होगा ये। ठीक है, अब AC निकालना बहुत इजी है। अच्छा यहाँ पर मुझे ना एक बात समझ नहीं आई, बुक में ऐसा क्यों किया गया कि हमेशा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को पहले और सेंटीपिटल फोर्स को बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पहले सेंटीपिटल फोर्स पढ़ाई गई और बाद में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन ये कोई गलती नहीं है, ये थोड़ा सा आगे पीछे है। तो हमें पहले सेंटीपिटल फोर्स समझ में आ गई थी, हम समझ चुके थे, तो V²/R। अब देखो अगर मैं फरियाद करने बैठ जाता कि पहले क्यों पढ़ाया ये वो, तो फिर क्या होता, हमारा टाइम ही जाता। लेकिन हमने कोई फरियाद नहीं किया, हमने अपना काम किया तो हमारा काम हो गया। अब दो तरीके हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। दो तरह के बच्चे होंगे जो 27.7 का स्क्वायर लेंगे और 500 से डिवाइड कराएंगे, और एक बच्चा वो होगा जो डायरेक्ट एफिशिएंट जो है वो होगा, कैलकुलेटर से यूज़ करके कर लेगा। लेकिन मैं दोनों बच्चों का काम करूँगा, यानी दोनों बच्चों के लिए आसानी पैदा करूँगा ताकि दोनों बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। पेपर की स्ट्रेस है ना आप लोगों को काफ़ी। चलो देखो भाई, पेपरों की टेंशन वगैरह मत लो, हाँ फिक्र करो, टेंशन ना लो, और ना टेंशन लेने का और ना देने का। अक्सर कहते हैं ना लोग, टेंशन लेने का नहीं देने का, भाई ना लेने का ना देने का। ठीक है, अगर दोगे तो गुना मिलेगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट वही रहेगा जो होता है हमारा। अच्छा अब एक बच्चा होगा ये वाला जो 27.7 को डायरेक्ट स्क्वायर लेगा, एक मिनट, डिवाइड करेगा वो 500 से, वही सेम आएगा आंसर। आ गई सेंटीपिटल फोर्स आ गई, और बिल्कुल ठीक आई है। लेकिन ये 4 क्यों आ रही, 3 क्यों आ रही है, 4 क्यों नहीं आ रही? देखो इसे ना राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगी। ठीक है राउंड ऑफ कैसे होगा देखो राउंड ऑफ करते हुए आओगे ना, ये हो जाएगा कितना, 5 और 6 से ये कितना हो जाएगा, 4 और 5
5 से ही हो जाएगा 4, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, अब इधर करा दूँ न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट? चलो करा दो, कोई मसला थोड़ी ना, इधर ही करा दे दो। चलो, क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू एम ए, नहीं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मांग रहा हूँ, mv² r, यही है, देख लो, मुझे नहीं पता। सही है सर, यही है, ठीक है। मास कितना था? 300 और 27 पॉइंट, अच्छा फॉर्मूला ये भी हो सकता है MAC, ये भी उसका फॉर्मूला हो सकता है, ये दोनों से सॉल्व हो सकता है। पर ये वाला आपको आता है, ये लगा लो, ये वाला लगाओगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप AC तो कैलकुलेट कर चुके हो ना, डायरेक्ट मास से मल्टीप्लाई करा देना, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों इसलिए लिखे ताकि आपके दिमाग में हर पॉसिबल सोल्यूशन आए, इससे बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि बच्चे को ना डाउट क्लियर हो जाते हैं। 300 डिवाइड विथ 27.7 का स्क्वायर, तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 23018। अगर ये चीज़ करोगे ना बोर्ड के पेपर में तो हो सकता है गलती हो सकती है। अब इस चीज़ को अवॉइड करने का क्या तरीका है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, ठीक है। 23018 विथ डिवाइड 500, तो आ रहा है 490.37 न्यूटन। यूनिट के बगैर एक नंबर बगैर पूछे कट जाता है। चलो देखो, इसको इससे करते हैं, 300 मल्टीप्लाई 27.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, देख रहे हो वही चीज़ आ रही है। चेक भी कर लेते हैं। अच्छा, मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 ले रहे हैं, अच्छा 2 लेने की वजह क्या है मैं बता देता हूँ। अगर ये भी रख रहे हो तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना यहाँ 8 रखा है, 8 रखा है, तो 8 रखने की वजह से ना यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आंसर भी निकालोगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंगल भी निकाल लिया इन्होंने, ये भी निकाल लेना, यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर काम हमारा कंप्लीट होता है। कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। यहाँ पर हम अपनी वीडियो को रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर